तो नमस्कार दोस्तों। गाइस, आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश की वो चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो आपको आज तक कहीं पर भी नहीं मिले होंगी। और गाइस, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें सीख ली इंग्लिश की तो ये समझ लो कि आपने इंग्लिश की जड़ को पकड़ लिया है। और जब आपके हाथ में इंग्लिश की जड़ आ गई है तो इसका मतलब इंग्लिश सीखना आपको बहुत ज़्यादा आसान हो गया। तो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए क्योंकि आज की इस वीडियो में जो चीज़ आप सीखने वाले हो वो सीखने के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है, तब जाकर के आप कहीं सीख पाते हो, या फिर एक बहुत बड़ी बुक लेनी पड़ती है तब जाकर के आप उन चीज़ों को सीख पाते हो। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देख लें। आपको कहीं भी किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। तो देखिए, मैं आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ वो चीज़ें सिखाऊंगा जो हमारे पैराग्राफ, हमारे सेंटेंस में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। हर एक पैराग्राफ, हर एक सेंटेंस के अंदर आपको ये चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। तो जब तक आपको इन सभी चीज़ों का आंसर हिंदी में नहीं पता होगा तब तक आप लोग इनको हिंदी में अनुवाद करके इंग्लिश के पैराग्राफ या फिर सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये आपको समझना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा, है ना। और इन चीज़ों को आप समझते हुए चलना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं गाइज वो क्या होते हैं समझो। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सब्जेक्टिव, दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, सब्जेक्टिव वो होते हैं जिनके पहले ना ही तो कोई वर्ब हो ना ही कोई प्रपोजिशन हो। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है जिसमें आप शामिल हो। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जिस चीज़ में आप शामिल हो, ठीक। जिस चीज़ में आप शामिल हो, इसके अलावा जो चीज़ें सब्जेक्टिव के अंदर आ रही हैं, जो चीज़ें प्रेजेंट हैं या फिर प्रेजेंट नहीं भी हैं, इसको आप कैसे समझोगे? ये बहुत बड़ा ही अपने आप में एक कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। तो इसकी कुछ मतलब कि जो कंप्लीट चीज़ें हैं बहुत ही कम हैं, उनको आप समझ लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सपोज दैट जब भी हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, है ना, तो पर्सनल प्रोनाउन में हमें क्या होता है? सिंगुलर में हम मैं के लिए, है ना, मैं के लिए आई का यूज करते हैं सब्जेक्टिव में। और अगर हम इसको मान लीजिए ऑब्जेक्ट में यूज करना चाहते हैं, हम मान लीजिए कि हम मतलब लास्ट में लिखना चाह रहे हैं किसी भी वर्ब की या फिर किसी भी प्रपोजिशन की, तो हम वहाँ पर मी का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज हम तुम के लिए जो है यू का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट में भी इसके लिए हम जो है यू का यूज करते हैं। इसके अलावा ही का यूज करते हैं हम मेल के लिए इशारा करते हुए वह, ठीक है, इस तरीके से। सी का यूज करते हैं हम फीमेल के लिए इशारा करते हुए वह, ऐसे करके बोलते हैं ना कि वह लड़की है, वह लड़का है, ऐसे करके। तो ही जो होता है वो मेल के लिए और सी जो होता है वो फीमेल के लिए, वह के सेंस में हम बोलते हैं। इट जो होता है वो उन चीज़ों के लिए यूज करते हैं जिनमें जान नहीं होती, ठीक है। जो निर्जीव होते हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं वह चीज़, वह के सेंस में, है ना। जैसे हम बोलते हैं वह और यह के सेंस में। जैसे कि मेरे पास माउस है ना, जिससे मैं चला रहा हूँ, ठीक है, अपने लैपटॉप पर। तो इस माउस को हम कैसे बोलेंगे? इट इज माउस, यह माउस है, ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ में इट लगाया है, ठीक। इसके अलावा गाइस जब भी हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं ही, जब ही होता है यानी कि वह को जब हम ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो हिम लगा देंगे हम। और फीमेल के लिए जब हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो हर लगा देते हैं, ठीक है। और जब हम इट का यूज करते हैं तो इट हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, ठीक। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको समझना है प्लूरल को, ठीक है। प्लूरल नाउन जो होते हैं, वी का यूज करते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर हम भी शामिल हो। वी मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है इसका हम, ठीक है। और जब इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो हम लगाते हैं अस, ठीक है, ऐसे करके। इसके अलावा यू का हम जो यूज करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सेम करते हैं। इसके अलावा दे जो होता है इसको हम यूज करते हैं वे के सेंस में। बे बोलते हैं ना कि वे या फिर वो, तो इसको हम सेंस में जो हमारा सेंस होता है इसका वो होता है दे का। और इसी को हम ऑब्जेक्टिव रूप में जब यूज करते हैं तो हम बोलते हैं देम, ठीक है, देम, उनको, या फिर बे या फिर वो, इस तरीके से, ठीक। इसके अलावा गाइज आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये हमारे मतलब ये मान लो आप कि अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए। ये नहीं आते हैं तो ना ही तो आप पैराग्राफ पढ़ पाओगे, ना ही आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ पाओगे, ना ही समझ पाओगे। स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलेंगे,
ठीक, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो कि बार बार आप वीडियो कितना देखोगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोनाउंस होते हैं आपके। सब्जेक्टिव में जो प्रोनाउंस आते हैं, आई हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, आई को हम यूज करते हैं मैं के सेंस में, यू का यूज करते हैं तुम के सेंस में, ही का यूज करते हैं मेल के लिए वह के सेंस में, सी का यूज करते हैं फीमेल के लिए वह के सेंस में, इट का यूज करते हैं यह और वह दोनों चीज़ों के लिए जो निर्जीव होती हैं, बी का यूज करते हैं जहाँ हम शामिल होते हैं और एक से ज़्यादा लोग हों, वी मतलब कि हम, यू का यूज करते हैं तुम के लिए। ठीक है, इसके अलावा दे का यूज करते हैं जहाँ हम शामिल ना हो और एक से ज़्यादा लोग हों वहाँ पर, जैसे कि वो लोग, है ना, बे, वो, उन्हें, ये हमारा जो सेंस रहता है वो दे का रहता है। ठीक है, जब भी हम इन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कब यूज करते हैं, जब मान लीजिए कि कोई प्रपोजिशन आ गई या फिर कोई वर्ब आ गई, तो उसके बाद में अगर हम आई को लिखेंगे तो आई को हम मी की तरह लिखेंगे। यू को जब हम लिखेंगे तो यू हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है। ही को अगर जब हम लिखेंगे किसी भी वर्ब के बाद में या फिर किसी प्रपोजिशन के बाद में तो हिम लिखेंगे उसे। ही का जो सेंस रहेगा वो हिम में चेंज हो जाएगा जब उससे पहले कोई वर्ब या फिर प्रपोजिशन आ जाती है। सी का जो सेंस होगा वो हर में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इट ही रहता है, वी को हम अस कर देते हैं। इसके अलावा यू हमारा यू ही रहता है और दे जो होता है वो हमारा देम हो जाता है ना। इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। हम जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ उनकी है, अधिकार, पजेशन जो दिखाता है। तो पजेशन के रूप में हम माई का यूज करते हैं, मतलब कि जानते हो ना माई को हिंदी में बोलते हैं मेरा। योर का मतलब होता है तुम्हारा, हिज का मतलब होता है उसका, है ना, मेल के लिए। हर का मतलब होता है उसका या फिर उसका फीमेल के लिए। ठीक है, इट्स का यूज होता है पजेशन के लिए, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके अधिकार को दिखाने के लिए। इसके अलावा आवर का यूज होता है किसके लिए होता है, जहाँ हम हों शामिल और एक से ज़्यादा लोग हों, वहाँ पर हम बोलते हैं अवर, दिस इज़ अवर थिंग, ये हमारी चीज़ है। ठीक है, ऐसे करके। योर का यूज मैंने आपको बताया तुम्हारे लिए, मतलब कि जब हम किसी के लिए बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ योर मोबाइल, यानी कि ये तुम्हारा मोबाइल है, ऐसे करके। देयर का यूज करते हैं हम किन के लिए, जहाँ हम शामिल ना हो और एक से ज़्यादा लोग हों, है ना। दिस इज़ देयर मोबाइल फ़ोन्स, ऐसे करके, ये उनके मोबाइल फ़ोन हैं। दीज ऑल आर देयर मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे के सारे उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ऐसे करके उनके सेंस में। ठीक है, इसके अलावा गाइस आपको पजेसिव प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव बताए। पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके माइन, योर्स, हिज, हर्स। ठीक है, इसके बाद में आवर्स और आपका योर्स, देयर्स, ये आपके पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, इन दोनों का जो यूज रहता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का रहता है ना। तो ये जो इनके यूज होते हैं, इनके रूल्स होते हैं, वो आप यहाँ पर मस्ती को सिर्फ इतना समझते जाओ आप फिलहाल, क्योंकि रूल जो होता है इसका वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, काफ़ी बड़ा रूल है। और मैंने अगर वो रूल आपको बताया फिर आप उसी रूल में फंस के रह जाओगे, वीडियो को यहीं छोड़ करके आप चले जाओगे, इसलिए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या चीज़ होती है, जहाँ पर हम एक तरीके से ये दिखा रहे हों, सपोज दैट माई सेल्फ, खुद, स्वयं, जहाँ पर हम स्वयं का यूज करना चाह रहे हैं, स्वयं, खुद, वहाँ पर हम सेल्फ का यूज करते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, मैंने खुद, कहते हैं ना, मैंने खुद ये काम किया, माई सेल्फ। योर सेल्फ, यानी कि तुमने खुद। हिम सेल्फ, उन्होंने खुद। हर सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। इनका यूज कहाँ पर होता है, इनका यूज क्या होता है, सपोज दैट आप हो, आपने कोई काम किया, मतलब कि आप सब्जेक्टिव भी हो, आप ऑब्जेक्टिव भी हो, तो वहाँ पर हम सेल्फ का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सेल्फ और सेल्फ्स। ठीक है, सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, सेल्फ्स जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपको ये चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट और पजेसिव एडजेक्टिव, इसका स्क्रीनशॉट और ले लो आप। इसके अलावा यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझो, ये बहुत ज़रूरी है। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है ये, ठीक है। दैट का मतलब होता है वह। दीज का मतलब होता है प्लूरल में, जो चीज़ एक से ज़्यादा होती है उसको हम दीज का यूज करते हैं, ठीक है। दीज का यूज हम कब करते हैं? जो चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो हम उसको दिखाने के लिए कि ये, जैसे कि एक से ज़्यादा मोबाइल रखे हुए हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? दीज मोबाइल्स। लेकिन एक मोबाइल है तो हम क्या बोलेंगे? दिस मोबाइल, ठीक। दोज का यूज करते हैं उनके रूप में, दोज मोबाइल्स। जैसे कि कोई चीज़ आपसे दूर रखी हुई है तो एक से ज़्यादा है और आपसे दूर रखी हुई है तो हम उसको जो सेंस दिखाएंगे बोलेंगे दोज मोबाइल्स। दोज मोबाइल्स एट द टेबल आर सोल्ड ऐसे करके, मतलब कि जो मोबाइल टेबल पर रखे हुए हैं वो सोल्ड हो चुके हैं। इस तरीके से मतलब कि दोज हम जो दिखा रहे हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ के लिए दिखा रहे हैं और उसके लिए दिखा रहे हैं जो हमसे दूर रखी हुई है। दीज के लिए जो हम दिखा रहे हैं वो एक से ज़्यादा के लिए दिखाते हैं, और वो चीज़ होती है जो हमारे बिल्कुल पास में है, जिसे हम इशारा करके बता रहे हैं कि ये, ठीक है। दैट का यूज वह के सेंस में होता है सिंगुलर के लिए। दिस का जो यूज होता है वो ये के सेंस में होता है सिंगुलर के लिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, आई लव दिस बॉल। दिस मतलब कि इसने ये बॉल पकड़ रखी है ना। इस तरीके से ये आपको समझना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको थोड़ी सी समझनी है, लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये आपको थोड़े से समझने रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, वन और बोथ। बोथ का यूज करते हैं हम दो चीज़ों के लिए, दो लोगों के लिए, दो कोई भी मतलब थिंग्स हैं उनके लिए। वन का यूज करते हैं एक के लिए। एनी का मतलब करते हैं कोई भी। नाइदर का मतलब होता है नेगेटिव रूप में, ठीक है। आइदर का मतलब होता है कोई दो में से एक चीज़, ठीक। और नाइदर का मतलब जो होता है वो दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है। एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक के लिए। ईच का मतलब भी होता है प्रत्येक के लिए, ठीक है। तो इनका यूज जो होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे कि लिखा होगा आइदर यू बाय इट और यू डोंट, या तो तुम इसे खरीदोगे या फिर नहीं, ठीक। इस तरीके से आइदर का मतलब ये दो चीज़ों में एक रिलेशन दिखा रहा है कि या तो तुम ये करोगे या फिर ये नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग। हर लड़की को अपना बैग, अपना खुद का बैग लाना चाहिए, ठीक है। तो ईच मतलब कि प्रत्येक लड़की को, मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग, ठीक है। इस तरीके से इनका यूज होता है, तो ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको इनके आंसर भी बता दिए हिंदी में। ईच और एवरी का जो यूज होता है वो प्रत्येक के लिए होता है, हर एक। आइदर का यूज भी, नाइदर का यूज भी बता दिया। नाइदर का हम नेगेटिव रूप में करते हैं, और आइदर का यूज जो होता है वो हम दो में से किसी एक चीज़ को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। एनी का मतलब कोई भी, वन का मतलब एक, वॉथ का मतलब दो, ठीक है, किसी भी दो चीज़ के लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉथ ऑफ देम आर इन द हाउस। उनमें से दोनों ही घर पर हैं, ठीक। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझोगे, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉट, हुज, वेयर, बाय, हाउ और बिच, ठीक है। वॉट का यूज करते हैं हम क्या या फिर जो के लिए। हुज का यूज करते हैं हम जिसका, जिसको, जिसकी, इसके रूप में। वेयर का यूज करते हैं हम प्लेस के लिए, वेयर, ठीक, वहाँ। बाय का यूज करते हैं हम आंसर के लिए, क्यों, वाई। हाउ का यूज करते हैं कैसे। बिच का यूज करते हैं, बिच का जो यूज होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो ये आपको मतलब कि एनिमल्स में यूज किया जाता है, ठीक है। एनिमल्स में हम बिच का यूज करते हैं एक रिलेटिव सेंटेंस के रूप में, ठीक है। इसके अलावा बिच का जो यूज होता है वो हमें इंट्रोडक्शन भी कराता है, ठीक। तो बिच का जो यूज होता है वो थोड़ा एक्सेप्शनल रहता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेयर, वॉट, विच, ठीक है। वॉट, वैन का यूज भी होता है। वैन का यूज हम करते हैं कब के रूप में, ठीक है, कब, तब के रूप में। इस तरीके से टाइम बताता है वैन जो होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो होते हैं ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पर समझो, ये होते हैं लिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि आपने देखा होगा कि वेरी लिटिल हम बोलते हैं, मच बोलते हैं, लिटिल बोलते हैं, आ लिटिल बोलते हैं,
अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बोलते हैं, अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोलते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ बोलते हैं, अ विट बोलते हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा समझो। देखिए ऊपर सबसे पहले आपको देखना है यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है मिडिल में यूजिंग काउंटेबल नाउन्स, और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है यूजिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कि यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन जो पहला है, ये इसका मतलब ये है कि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि वेरी लिटिल हो गया, है ना, मच हो गया, लिटिल हो गया, आ लिटिल हो गया, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हो गया, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हो गया, अ ग्रेट डील ऑफ हो गया, अ बिट। ये सारे के सारे हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है वो होता है आ फ्यू, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, वेरी फ्यू, सेवरल, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ। ये सारे के सारे हम काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं। इसके अलावा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं वो होती हैं सम, प्लेंटी ऑफ, नो, नन, मोर, मोस्ट, लॉट्स ऑफ, लेस, लीस्ट, इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी, ऑल, एनी, नॉट एनी। ये सारे के सारे हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ये क्वांटिटी दिखाते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे कि हम बोल रहे हैं वेरी, आई हैव वेरी लिटिल मिल्क, आई हैव वेरी लिटिल मिल्क, यानी कि मेरे पास बहुत ही कम मिल्क है। अब मिल्क जो होता है वो गिना नहीं जाता, अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर वेरी मिल्क लगाया है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ अ फ्यू, है ना, अ फ्यू लिखा हुआ है, अ लार्ज ग्रेट नंबर ऑफ लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपके किसके लिए यूज होते हैं, वो सारे के सारे आपके काउंटेबल नाउन के लिए होते हैं, ठीक। तो ये आपको समझना है। तो ये चीज़ें जो आपको समझनी है वो मैंने आपको बता दी। और ये चीज़ें ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ मत करना, वीडियो देख ली स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा वीडियो मत देखना बस। और जब मैं पढ़ाऊँ आपको, जो भी मेरे सेंटेंस यहाँ पर पढ़े हुए हैं इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर, वो सेंटेंस सारे देखो। फिर आप जब सेंटेंस देखोगे तो आपको उनके आंसर्स करने खुद से आने लगेंगे, और आप लोग आंसर्स के बेस पर ही जो है इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकोगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक रूट्स है इंग्लिश की, इसे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।